ध्यान देते हैं। हम जो जीएस है, जीएस का अहम पॉइंट पीछे क्लास पे हम पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रांतीय चुनाव हैं 1937 में हो चुके हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में इसकी बात की गई थी, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। और कुल मिलाकर के जो कांग्रेस पार्टी है इसकी सरकार 8 राज्यों में बन चुकी है, जिनमें से 2 ऐसे राज्य हैं, एक है पंजाब, एक है बंगाल। इन दोनों राज्यों में विशेष रूप से देखा जाए तो गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, एक कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के सपोर्ट से बंगाल में सरकार बनती है और एक कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से पंजाब में सरकार बनती है। आप ये सब जान चुके होंगे। और इस प्रकार से 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, जिनमें से उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है, जिसके पहले चीफ मिनिस्टर पंडित गोविंद वल्लभ पंत वरिष्ठता के आधार पर बनाए जाते हैं। ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये वही हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण रूप से जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें जो 4 लोगों को फांसी हुई थी, इन लोगों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन असफल हो गए। इस बात को जानते होंगे। फिर उसके बाद एक नाम है जिनका नाम है यशपाल। मैंने कहानी आपको सिखाई थी। यशपाल को भी इन्होंने बचाने की कोशिश की, क्योंकि इनको आजीवन कारावास हो गया था, जिसके चलते इनको बचा लिया गया था। और बचाने के बाद इनको आगे कार्यभार सौंपा गया। तभी जाकर के जो यशपाल हैं एक हिंदी साहित्य में एक अहम योगदान देते हैं। ये वही पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। इनको उत्तर प्रदेश का प्रथम चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था देश के या उत्तर प्रदेश राज्य के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनते हैं? रफी अहमद किदवई। कौन? रफी अहमद किदवई, जिनका नाम लखनऊ में बहुत ज्यादा शुमार है। ठीक उसी प्रकार से एक नाम है जो बनते हैं उत्तर प्रदेश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। क्या? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। उनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। इस प्रकार से और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको बताने में थोड़ा सा समय जाएगा, उनकी आवश्यकता फिर कभी समझ जाएंगे। उसी के अगले चरण में क्या हो रहा है, मैंने आपको सिखाया था कि इसी में एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिनमें हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में हुआ। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें नेताजी ने, अभी नेताजी नहीं है बल्कि सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने कई सारे अहम कार्य किए। वो अहम कार्य के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके सम्मान में, अर्थात इनका पूरी तरह से सम्मान करते हुए कहाँ पर बुलाया था? तो अपने यहाँ पर शांति निकेतन बुलाया था। शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल अर्थात बंगाल में। ठीक है, उस समय का। तो वहां पर बुलाने के बाद इनको देश नायक के उपाधि से विभूषित किया था। तो ध्यान रखेंगे, देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। और ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने भी इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है। क्या कहा है? तो ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। और महात्मा गांधी जी कहे, उसके बाद पुनः जब इतना सारा काम किया, इस काम के चलते सुभाष चंद्र बोस जी का जो पद और प्रतिष्ठा ये सभी पुनः बरकरार रहने का नंबर आया, अर्थात पूरे देश के लोगों ने इनका खूब बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया। इस प्रकार से जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा था कि कृपया अब आप अध्यक्ष मत बनिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के शब्द क्या थे कि मैंने देश के लिए अच्छा किया है और मैं देश के लिए तब तक अच्छा करता रहूंगा जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, और जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक प्रायः मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बना ही रहूंगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है ना। इस प्रकार से मैंने
बताया कि त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी पड़ता है। ये वहीं पर दूसरा जो अध्यक्षता करने का नंबर आया सुभाष चंद्र बोस जी का, इन्हें सर्वसम्मत से चुने जाने की बात आई, लेकिन गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया की जो है 203 वोटों से हार हो जाती है। कितने से? 203 मतों से सुभाष चंद्र बोस जी से परास्त हो जाते हैं। ये आपको गहनता से जानकारी है। इस प्रकार से पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं गांधी जी से कि मैं हार गया, तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि पट्टाभी, ये तुम्हारी हार नहीं बल्कि ये मेरी हार है। इस प्रकार से जो महात्मा गांधी हैं, इस कथन पर कहने से जो कांग्रेस के अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने सुभाष जी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी से कहा भी, लेकिन इन्होंने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। इनके एक बड़े भाई होते हैं शरद चंद्र बोस, वो भी सुभाष जी के भाषण को हिंदी भाषा या जन भाषाओं में संबोधित करते हैं, अर्थात पूरा जन सैलाब सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में था, लेकिन इनके अपने ही पार्टी के लोग इनके पक्ष में नहीं होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, और इस प्रकार से चल करके 3 मई 1939, ध्यान रखेंगे 3 मई 1939 ये ऐसी ऐतिहासिक तिथि है कि इसी दिन इन्होंने एक पार्टी बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना कब होती है? 3 मई 1939 को। इसे आप समझ गए होंगे। फिर मैंने बताया था कि कांग्रेस के अधिकांश लोग यानी युवा दल इधर निकल करके आ गया था, और इस प्रकार से ये एक आर्मी का रूप ले लिया, और जा करके उसी समय एक समय है जब हमने सिखाया था प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध में जो सिराजुद्दौला के संग, जिनको सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था 146 लोगों को, जिनमें से 123 मर गए थे और 23 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें से एक नाम था हालवेल। हालवेल के स्मारक बनाया गया था कलकत्ता में, और ये कलकत्ता में जो स्मारक बना, ये भारत की गुलामी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने सबसे पहले इसे तोड़ने का निर्णय लिया, और इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने इसे जाकर के तोड़ डाला, और जब तोड़ डाला तो तुरंत ही अंग्रेजी सरकार ने यानी ब्रिटिश साम्राज्य की जो सरकार थी, उसने फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध घोषित कर दिया, और अवैध घोषित करने के पश्चात इनको सभी लोगों को उठा करके जेलों में बंद कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस जी को एक नाम था कलकत्ता में एल्गिन पैलेस। क्या नाम था? एल्गिन पैलेस। एल्गिन पैलेस में सुभाष चंद्र बोस जी को बंद कर दिया, अर्थात नजरबंद कर दिया जाता है। तभी पूरे देश में यानी जो पूरा देश है वो सुभाष चंद्र बोस जी को एक अपना लीडर मान चुका था, और इस प्रकार से प्रदेश में भूख हड़ताल होने लगी। लोगों ने जगह जगह पर सुभाष चंद्र बोस के लिए भूख हड़ताल किया, जिसके चलते तो वो डेट क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, इनको यानी बोस जी को जुलाई 1940 में इनको कैद कर लिया जाता है। लेकिन जब पूरी तरह से भूख हड़ताल होती है, जिसके चलते नेताजी को, अर्थात अभी नेताजी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी को इनको उठा करके 5 दिसंबर 1940 को इन्हीं के घर में पुनः कैद कर दिया जाता है। और इस प्रकार से अब उसी समय हम देखेंगे, एक समय है 1939। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है। मैंने आपको ये बात सिखाया था कि एक तरफ था जर्मनी, एक तरफ था पोलैंड। जर्मनी के पास में था जापान, और पोलैंड के पास में था रूस। रूस के ही पक्ष में था यूके, यूके के ही पक्ष में था यूएसए। इस बात को आप समझ जाएंगे। और इस तरफ था इटली, आप समझ जाएंगे। इसमें जर्मनी
जो था जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक हुआ था 28 जून 1919 को वर्साय की एक संधि हुई थी, जिनमें जर्मनी को अपमान का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से जर्मनी का जो नाम है हिटलर, ये एक छोटे से पद से यानी एक क्लर्क के पद से उठ करके यानी ये छोटे से क्लर्क के पद पर पहली बार सरकारी संस्था में प्रविष्ट करते हैं। और इस प्रकार से जो जर्मनी के व्यक्ति हैं, इनका नाम है, छोटे से पद पर थे हिटलर, एडोल्फ हिटलर। इन्होंने क्या किया था, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस प्रकार से सरकार ने उठा करके इनको जेल में डाल दिया था। तभी जेल में ही रहते रहते इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। ठीक है, इस प्रकार से जब पुस्तक लिखा वहीं पर अपनी एक मंडली बनाया था। वो मंडली के चलते आगे चल करके इनका एक कथन बड़ा फेमस होता है कि यदि तुम्हें सरकार का विरोध करना है तो आप सरकार का विरोध नहीं बल्कि खुद सरकार बन जाइए। समझ पा रहे ना, यानी अगर आपको देश की सेवा करना है या कुछ भी करना है तो आप सरकार का विरोध मत करिए बल्कि खुद सरकार बन जाइए। इस तरह से ये आकर के इनका जो नारा था बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और जब पुनः छूटते हैं तो जर्मनी के जितने युवा होते हैं उन युवाओं को एक तरफ से बांधने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी मंडली बनाते हैं जिसका नाम होता है नाजीवाद। क्या नाम होता है, नाजीवाद। ठीक है, और ये नाजी पार्टी का गठन करते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक हुआ करता है। और इस प्रकार से ये स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और इनका उद्देश्य था संपूर्ण यूरोप पर राज करना। किसका, इनका उद्देश्य था संपूर्ण यूरोप पर राज करना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इनकी पार्टी का उदय होता है और ये जाकर के वर्साय की जो संधि हुई थी राष्ट्रवाद लोगों के अंदर भर देते हैं। और वर्साय की संधि के चलते ये जाकर के पोलैंड पर आक्रमण करते हैं। इसकी बात फिर कभी हम बताएंगे। जैसे ही इन्होंने पोलैंड पर आक्रमण करने को सोचा तैसे ही इन्होंने पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए कहा तो पोलैंड के पक्ष से रूस बोल देता है कि बेटा अगर तुमने पोलैंड पर आक्रमण किया तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। और जब ये कहता है कि हम तुम पर आक्रमण कर देंगे तभी जर्मनी के पक्ष से जापान बोलता है जो रूस के जस्ट नीचे है, वो कहता है कि बेटा अगर तुमने जर्मनी पर आक्रमण किया तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। और इस प्रकार से जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, रूस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और जापान ने शर्त के मुताबिक रूस पर आक्रमण कर दिया। और ध्यान रखेंगे 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया, अर्थात ये शुरू हो गया। समझ जाएंगे ना। इसी का फायदा उठाया नेताजी ने अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस द्वितीय विश्व युद्ध में अहम रूप से तीन महत्वपूर्ण शक्तियां थी। कौन कौन, एक नाम था जर्मनी। जर्मनी का जो ध्यान रखेंगे, सोइए नहीं आप लोग, सोने लगेगा, गजब कहानी है। ठीक है, तो जर्मनी का जो प्रमुख रूप से तानाशाह था उसका नाम हिटलर था। फिर कभी कहानी सुनाएंगे, बहुत गजब की कहानियां इनकी हैं कि कैसे छोटे पद से इतना बड़ा व्यक्ति बना। ठीक है, हिटलर है, हिटलर चाहता था कि संपूर्ण यूरोप पर मेरा राज हो। और जापान का एक प्रमुख व्यक्ति था, उसका नाम था हारोहितो। ये जो है चाहता था कि पूरे प्रशांत क्षेत्र पर मेरा राज हो। पूरा प्रशांत क्षेत्र कहे तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में इसका राज हो पूरी तरह से। और उसी तरफ इटली नाम का एक जो देश है, राजधानी रोम है, इटली चाहता था, इसका प्रमुख जो है तानाशाह था, इसका नाम था मुसोलिनी। इसने सोचा था कि पूरे यूरोप पर मेरा राज हो। तो सोचिए, अगर इसमें जर्मनी जीतता तो जर्मनी और इटली में भी लड़ाई होना तय था, क्योंकि दो व्यक्ति चाहते थे पूरे यूरोप पर अपना राज करना। समझ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ही और। तो इस प्रकार से सबसे मुख्य बात था नेताजी ने जर्मनी से संपर्क साधने की कोशिश की और इस प्रकार से अर्थात हिटलर से। इस प्रकार से अब आइए हम लौटते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी अपने ही घर में कैद है। कहाँ, अपने ही घर में कैद हैं। समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम निकले तो कैसे निकले। तो इन्होंने इतिहास से सीखा, क्योंकि इतिहास में औरंगजेब के चंगुल से निकलने के लिए शिवाजी ने एक उनका हमशक्ल था जिसका नाम हीरोजी फर्जन था, उसके सपोर्ट से वो बाहर निकले थे। और माता के सपोर्ट से जो है नाम है, क्या नाम है,
महाराणा प्रताप ये अकबर के चंगुल से बाहर निकले थे 1576 में। समझ जाइए। वैसे ही इतिहास का अध्ययन करते हुए वही कहते हैं इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इतिहास बनाना है तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना नाम बदला और अपना नाम बदल करके रखा जियाउद्दीन। क्या नाम रखा? अपना नाम रखा जियाउद्दीन। और जियाउद्दीन के नाम से इन्होंने जो है अपने घर से निकले। और जब घर से निकलते हैं तो निकलने के लिए ये पहुंचते हैं निकल करके पेशावर। कहाँ पहुंचते हैं? पेशावर। और पेशावर में इनका एक सपोर्टर होता है, यानी सपोर्ट मिलता है एक देशभक्त का। उसका नाम है भगत राम तलवार। क्या नाम है? नाम है भगत राम तलवार। ये भगत राम तलवार जो है इन्होंने जो है जियाउद्दीन अर्थात सुभाष चंद्र बोस यानी जियाउद्दीन को 18 जनवरी 1941 को लेकर निकलते हैं और पहुंचाते हैं इनको कहाँ? काबुल। कहाँ पहुंचाते हैं? काबुल। तो काबुल में जब पहुंचते हैं तो काबुल में इनका नाम पड़ता है ऑरलैंडो मैजेंटा। क्या नाम डालते हैं अपना? यानी अपना नाम जाली पासपोर्ट बनवाते हैं। ऑरलैंडो मैजेंटा के नाम से अपना जाली पासपोर्ट बनवाते हैं और पासपोर्ट बनवाकर ये निकलते हैं मास्को की ओर। कहाँ निकलते हैं? मास्को की ओर यानी रूस। और रूस निकल करके ये पहुंचते हैं 28 मार्च 1941 को। और रूस से निकल करके यानी मास्को से निकल करके पहुंचते हैं बर्लिन। कहाँ पहुंचते हैं? बर्लिन। और बर्लिन जब जाते हैं, बर्लिन कहे तो जर्मनी, जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर एक जो हिटलर है, हिटलर का मुख्य सहायक व्यक्ति था, उसका नाम था रिबेनट्रॉप। क्या नाम था? ध्यान रखेंगे, रिबेनट्रॉप। रिबेनट्रॉप जो है नेताजी का स्वागत सत्कार करता है। और इस प्रकार से स्वागत सत्कार करने के बाद इनकी मुलाकात, इनकी फिर कभी एक बड़ी कहानी, उसको हम इसी जगह पे उसको हम बाद में बताएंगे। जो हिटलर और बोस इसके बीच की बहुत बड़ी कहानी है उसको हम बाद में बताएंगे फिर कभी। ठीक, यहाँ पर हिटलर से इनकी मुलाकात होती है और हिटलर से पूरी बात बताते हैं। तब जाकर के हिटलर कहता है ठीक है आगे, अब इसकी कहानी हम आगे छोड़ देंगे क्योंकि इसकी कहानी हम जब दोबारा आएंगे तो यही जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं गांधी एरा, तो इसको हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहीं से आईएनए कैसे बनेगी वो बाद में। ठीक, यहीं से हम छोड़ के पीछे लौटते हैं। इतनी बात समझ गई? यानी ये अपनी जगह पर पहुंच गए। हमें कहाँ शुरू करना होगा? हिटलर के लक्ष्य से, और बोस जी की आगे की यात्रा वो बाद में करेंगे। ठीक, आइए इतनी कहानी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आई, इतनी कहानी पूरी हुई। आइए अब लौटिए उसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसी समय ये नाम है। इस समय जब शुरू हुआ तो पूरी तरह से जर्मनी लतिया रहा था किसको? इंग्लैंड को। इंग्लैंड पूरी तरह से जर्मनी से मार खा रहा था और इस प्रकार से इंग्लैंड समझ चुका कि जब तक भारतीयों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम जो है इंग्लैंड यानी अर्थात इंग्लैंड बिना भारतीयों के सपोर्ट के जीतना संभव नहीं है। समझ जाओगे? इसी पर उस समय का जो इंग्लैंड का तत्कालीन व्यक्ति था उसका जो नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? लिनलिथगो जो नाम था, ये भारत का गवर्नर होता है अर्थात वायसराय होता है। क्या? ये भारत का वायसराय होता है। उसी समय कहानी समझिएगा, ये भारत का वायसराय होता है और वायसराय के चलते उस समय एक गुलाम है भारत किसका? ब्रिटेन का। इस प्रकार से इसने पूरी दुनिया में घोषणा कर दी, कहा कि जो भारत है, भारत किसके पक्ष से लड़ेगा? इंग्लैंड के पक्ष से अर्थात ब्रिटेन के पक्ष से भारत लड़ेगा। बल्कि भारत से किसी भी लोगों से इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने घोषणा केवल कर दी। और जब घोषणा कर दी तो इसका समस्त प्रकार से देश में विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ। क्योंकि जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था तो 13 लाख भारतीय शामिल हुए थे, इंग्लैंड के पक्ष से लड़े थे। कितने? 13 लाख। और उसी समय क्यों लड़े थे? गांधी जी ने भर्ती कराया था पूरे देश में घूम करके। इस प्रकार से गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। आप जानते हैं उस समय इन्होंने कहा था कि हम जब आजादी मिल जाएगी, मतलब कि जब हम जीत जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध, तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन इन गधों ने नहीं किया। इस प्रकार से इन वैशाख नंदनों ने पुनः वही चाल चली और कहा कि भारत इंग्लैंड की तरफ से लड़ेगा, लेकिन भारत में इसका विरोध हुआ। तभी आकर के याद रखिए 1937 में जो
कांग्रेस की सरकार बनी। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से बनी। इन्हीं सभी ने आकर के 28 माह पूरा होने के बाद इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? इन सब ने अपना त्याग पत्र दे दिया। और जब त्याग पत्र दे दिया तो इन पगलों ने समझ लिया कि शायद अर्थात भारतीय हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। आइए, जब हमने सीखा कि जो हमारे यहाँ पर 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 राज्यों में, उसके बाद जो भारत का तत्कालीन वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, ये वैशाख नंदन क्या करता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हो चुका है 1 सितंबर 1939 को, उसमें जर्मनी के द्वारा जब कैदे से पीटा जा रहा है, तब अर्थात इंग्लैंड पीटा जा रहा है, तो उसी समय जो भारत का तत्कालीन वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, ये लिनलिथगो बिना कुछ सोचे समझे और भारत के लोगों से परामर्श लिए बिना ही ये घोषणा कर देता है, कहता है कि भैया, पूरी दुनिया को चिल्ला करके कहता है कि जो भारतीय मुल्क के लोग हैं वो हमारे साथ लड़ेंगे। किसके साथ? हमारे साथ, अर्थात ब्रिटेन के पक्ष में हैं, क्योंकि इसने देखा था प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख भारतीय सैनिकों ने इसमें भाग लिया था और भाग लेकर के किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध को जिताया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आवश्यकता महसूस हुई और भारतीयों से पूछे बिना ही इसने घोषणा कर दी और तुरंत ही भारत में, अर्थात अपने भारत में इसने इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस ने गुस्सा होकर के 8 के 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और समय है, ध्यान रखेंगे, वो समय है कौन सा? तो 29-30 अक्टूबर 1939। 29-30 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो इसी के संबंध में समय जो हुआ था 28 माह का, यानी सरकार बने 28 माह हुई थी, तो कितने समय के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दिया? ध्यान रखना होगा, 28 माह के बाद। कब दिया? तो ये याद रखना होगा। इससे खुश होकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों लोगों ने 22 दिसंबर 1939, कब? 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने, अर्थात अंबेडकर और लीग ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। तो ध्यान रखना होगा, मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया। समझ जाएंगे ना? इन सभी बातों के चलते अंग्रेजों को ये पता चल चुका कि शायद ही ये लोग हमारे साथ नहीं है, यानी जो भारत वाले हैं ये मेरे साथ नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंबेडकर तो चलो मनाए, तो ये दलितों के पक्ष में थे, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर मुक्ति दिवस क्यों मनाया? तो सवाल है क्यों का जवाब है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग मुख्य रूप से पाकिस्तान की मांग इसके ठीक पहले कर चुकी थी। कब किया था? तो ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1939 को कर चुकी है। कब कर चुकी? 23 मार्च 1939 को पाकिस्तान की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस बात को पूरी तरह से आपको याद रखना होगा कि जो 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया था? पाकिस्तान की मांग की थी। अच्छा, इसके पहले थोड़ा जानेंगे। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो मुस्लिम लीग बनी कब थी? 1996। तो उसके बाद पहली बार में जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की बात कौन करता है? पेपर में अक्सर सवाल आता है।
तो मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं अल्लामा इकबाल, जिन्हें सर मोहम्मद इकबाल के नाम से जानते हैं। यानी मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल ने 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें इन्होंने यानी अल्लामा इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, बाद में पाकिस्तान के रूप में देखते हैं। ये वही अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने रचना किया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप जानते होंगे। उसकी बाद उसी के ठीक बाद 1932 में एक कैम्ब्रिज, लंदन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र होते हैं चौधरी रहमत अली। जो चौधरी रहमत अली हैं, इन्होंने 1932 में कहा कि हम है ना, वो राष्ट्र का नाम क्या होगा हम बताने के लिए हैं। इन्होंने भारत के 5 प्रांतों से मिलाकर के एक नाम गढ़ा, उसका नाम रखा गया पाकिस्तान, नाम पाकिस्तान। और पाकिस्तान में P फॉर बताया कि उसमें पंजाब शामिल होना चाहिए, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, I साइलेंट, S फॉर सिंध होना चाहिए और तान का मतलब बलूचिस्तान होना चाहिए। इन 5 प्रांत करके बनेगा पाकिस्तान राष्ट्र, समझ जाओगे। तो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान राष्ट्र शब्द का गठन या इसको किसने गढ़ा था, तो नाम है चौधरी रहमत अली ने। कब? 1932 में। कहीं कहीं 33 लिखा, तो आप इस बात को ध्यान दे लेंगे। और इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर। इस बात को इन्होंने कहा था चौधरी रहमत अली ने। इस बात को समझ जाओगे। तो अंग्रेज इस बात पर ये समझ गए थे कि शायद अब इसमें कुछ होने आने वाला नहीं है, भारतीय खुद एक दूसरे के साथ नहीं है। तभी एक काम किया, अंग्रेजों ने एक नया प्रस्ताव भारत में प्रस्तुत किया। जब ये समस्त प्रकार की घटनाएं संपन्न हो गई, उसी के ठीक बाद अंग्रेजों को ये सारी जानकारी हो चुकी, तो अंग्रेजों ने भारत को एक ऑफर दिया। और वो ऑफर जो आया, वो ऑफर क्या था, इसमें जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से अहम ऑफर दिया। कहा कि एक काम करते हैं, हम जो है तुमको एक ऑफर देते हैं अगस्त प्रस्ताव के रूप में। ये 8 अगस्त 1940 को आया, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कहा गया। हमने देखा कि पाकिस्तान की मांग हो चुकी है और पाकिस्तान की मांग पूरी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा औपचारिक रूप से कर दी गई। कब की गई? तो अभी मैंने सिखाया कि 23 मार्च 1940 को कर दी गई। तो इसके बाद अंग्रेज पूर्णतः सब कुछ समझ चुके थे। तभी लॉर्ड लिंडसो ने भारत को एक प्रपोजल अर्थात एक ऑफर देते हैं। और ऑफर क्या देते हैं, आइए उसे हम अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। वो ऑफर भारत के लिए आया 8 अगस्त 1940 को। इस प्रकार से इसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, समझ जाओगे। ये आया तो क्यों, तो देखिए ये क्यों आया, तो इसका जवाब है कि जब हमने त्यागपत्र दिया था अभी पीछे 1937 वाले चुनाव के अंतर्गत, जब हमने 1939 में त्यागपत्र दिया, जिसे 22 दिसंबर 1939 को लीग और अंबेडकर ने मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो उसी में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो वर्तमान का बिहार है, बिहार में रामगढ़ नाम का एक स्थान है, यहाँ पर कांग्रेस का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। एक सम्मेलन संपन्न हुआ जिसके प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। कौन होते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने मार्च 1940 में कहा था कि
जो सहयोग है हम ब्रिटिश वासियों अर्थात अंग्रेजों का सहयोग तो करेंगे, लेकिन उसके संबंध में जो अंग्रेज हैं वो हमारे लिए भारत में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दें। ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार क्या होता है? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का मतलब कि एक ऐसी सरकार का गठन कर दे जिसमें सब कुछ मेरा हो। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब कुछ मेरा हो। जैसे पीछे कई सारी अभी आगे बनेंगी, जैसे सुभाष चंद्र बोस के संबंध में मैंने बताया अंतरिम सरकार, तो वैसे ही अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की बात की, तो ये बताइए इससे वायसराय भी इस सरकार के अंडर में आ जाएगा। तो ये बताइए क्या भारत गुलाम रह जाएगा? शायद नहीं। इसीलिए इसमें जो है इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। लॉर्ड लिलिथगो ने सोचा कि भैया हम इसको तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अतिरिक्त हम कुछ और कर सकते हैं। क्या कहा? तो इसके अतिरिक्त जो और कुछ कर सकते हैं ना, उसी की सारी बातें रख दी गई कांग्रेस के समक्ष, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव। समझ में आई बात? तो सब कांग्रेस ने कहा था तुम्हारा साथ देंगे, बस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दीजिए। तो इसको लिलिथगो ने अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करते हुए इसने एक अगला ऑफर भेजा जिसे कहा गया अगस्त प्रस्ताव। ये आया कब? 8 अगस्त 1940। वनडे में सीधे सवाल आता है, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। क्या यहाँ पर कोई गदर तो नहीं होगी? मार तो नहीं खाया जाएगा कोई? अब मार नहीं खाएंगे तो क्या क्रांति कह सकते हैं? नहीं, इसलिए इसे क्रांति नहीं कहते, लेकिन अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक? तो अगस्त क्रांति किसे कहेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन को ध्यान रखेंगे। तो अगस्त क्रांति गलत नहीं करेंगे। ये है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, किस लिए दिया गया, समझ जाओगे। इसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई, क्या क्या बातें कही गई लिलिथगो के द्वारा? तो कहा गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा, इसमें हम जीतेंगे, तो जीतने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या लिखा है? युद्ध के बाद, यानी युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। समझ जाएंगे ना। आगे कहा गया वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीयों की वृद्धि की जाएगी। मतलब जो वायसराय है, वायसराय के ऑफिस में जो भारतीय नहीं है, भारतीयों के संख्या में हम बढ़ोतरी करेंगे, अर्थात वायसराय की ऑफिस में क्या होंगी? भारतीयों की बढ़ोतरी होगी। इस बात को कह दिया गया, जिससे जो भारतीय हैं ये डायरेक्ट वायसराय को सलाह दे सकते हैं। वायसराय कहे तो आज का राष्ट्रपति मान लीजिएगा, ठीक? तो समझ जाओगे। इसमें कहा गया कि डायरेक्ट रूप से वायसराय को भारतीय अपनी सलाह भी दे सकेंगे, ये बात कह दी गई। आगे कहा गया कि जो भारत के लोग हैं ये आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे मुस्लिम लीग। कहा गया कि भारत में जो लोग लड़ने लगते हैं और युद्ध आदि कहीं से भी बाहर से कुछ भी होगा, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति का नाम दिया गया युद्ध सलाहकार समिति, वार एडवाइजरी काउंसिल। कहा गया वार एडवाइजरी काउंसिल, मतलब कि अगर हम कहीं से युद्ध करना है, कुछ भी करना है, तो हम पहले पूछेंगे, ठीक? ये बात कही गई। उसके बाद कहा गया संवैधानिक परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहने का है, जो कहना था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोगों की सहमति के बिना हम कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, यानी संविधान में कोई भी परिवर्तन ऐसा हम नहीं कर देंगे कि जिसको हम अल्पसंख्यकों से ना पूछे। अल्पसंख्यक कहे तो जैसे मुस्लिम थे, अन्य इस तरह से जो लोग थे, यानी जिनकी संख्या 50% से कम थी। समझ जाओगे। ये मुख्य बातें कही गई। क्या इसमें आपको कहीं लगता है कि कोई भारत के फायदे की बात है? शायद नहीं। ये सब ऐसी बातें लगी जो अनावश्यक हैं। इस प्रकार से इसका पूर्ण रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पूर्णतः विरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया। कांग्रेस में नाम है नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको यानी इस प्रस्ताव को कहा कि यह जो डोमिनियन स्टेट की बात है, क्या इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई। ठीक, तो कहा गया ये जो औपनिवेशिक शासन या डोमिनियन स्टेट है, यह डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है, यानी जो ये प्रस्ताव है ये डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर आधारित है। वह दरवाजे में जड़ी जंग की कील की तरह है। इसका मतलब क्या है, उदाहरण दे रहे हैं, जो जैसे दरवाजा होता है उसमें कील, दरवाजे में जड़ी जंग की कील, यानी जंग की कील नाम सुना है, कीला नाम सुने हो। ये कीला पूरी तरह से जब मूर्छा लग जाता है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसमें कोई बल होता है क्या, शक्ति होती है नहीं। उसी तरह इसको भी कहा कि ये ठीक उसी तरह से है, आया तो है लेकिन इसका हमारे यहाँ पर यानी हम लोगों के लिए कोई मतलब का नहीं। समझ जाओगे, जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे में मूर्छा लगा हुआ कील लगी है, उसमें से वो टूट भी जाती है, तो वैसे ही ये भी था। ठीक, किसने कहा है, ये स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखना ये किसका ही है, ये नेहरू का है। समझ जाओगे। और जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने क्या कहा था, कहा कि भैया जो नौटंकियां दिए हो ना, इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें देश विभाजन से नीति कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक, यानी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बना, इससे नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना अड़े रहे। समझ जाओगे, ये पूरी बातें अगस्त प्रस्ताव की हैं। जब समस्त रूप से इसका विरोध हो गया पूरी तरह से, तभी पूरी तरह से कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ न देने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि अब समझ चुके थे कि अंग्रेज कुछ करेंगे है नहीं। ठीक, इसलिए कांग्रेस ने पूरा इसका साथ न देने का निर्णय लिया और यहीं से कहा अब हम पूरी तरह से नए आंदोलन चलाएंगे, जिन्हें कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। क्या कहा गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और पहली बार जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से गांधी जी के नेतृत्व में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रहों की शुरुआत होगी, जिनमें से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बनेंगे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? गांधी जी। कौन होंगे? गांधी जी। बस अलग अलग लोग करेंगे। समझ जाएंगे। इसकी क्लास अगले क्लास में होगी। यहीं से आपसे जुड़ेगा क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स प्रस्ताव के बाद और भी बहुत सारी बातें होंगी और आगे आएगा भारत छोड़ो आंदोलन तक, यहाँ से पूरा जुड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।